नमस्कार। एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं आधुनिक कालीन हिंदी के ऊपर। कल की चर्चा में हम लोगों ने आधुनिक कालीन हिंदी को जिन लेखकों ने समृद्ध किया, खास करके 1947 के पहले यानी आज़ादी के पहले जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके बारे में हम लोग को जानकारी हासिल हुआ। और आज हम लोग उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि 1947 के बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण लेखक हैं यहाँ, जिसे कुछ लोग निर्माता भी कहते हैं, हिंदी आधुनिक कालीन हिंदी के निर्माता, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उनके लेखन शैली के, उनका लेखन के बारे में हम लोग ज्ञान अर्जित करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर देवेंद्र चौबे, खुद साहित्यकार हैं और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं और कई पुस्तकों के रचयिता हैं, जिनमें 2-3 पुस्तकें मैं यहाँ बताना चाहूँगा जो काफ़ी लोकप्रिय है और छात्रों में के बीच भी और अध्यापकों के बीच में। एक है उनकी पुस्तक है समकालीन कहानी की समाजशास्त्र, जो समाजशास्त्र को नज़रिए से समकालीन कहानी को देखते हैं। दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य में दलित विमर्श, और एक अभी 2011 में जो पुस्तक आई है उसका नाम है आलोचना का जनतंत्र। तो निश्चित तौर पे पुस्तक भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण आयाम है साहित्य का और समझने का, और जो नया जो चीज़ है उसको देखने का। तो इस नज़रिए से अगर आज हम लोग आधुनिक कालीन हिंदी के 1947 के बाद की जो यात्रा रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर चौबे के साथ। तो सुमित के साथ डॉक्टर चौबे को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। धन्यवाद अमरिंदर जी। जैसा कि कल हमारी बातचीत हो रही थी कि हमारा जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसको बनाने में कुछ लेखकों की बड़ी भूमिका रही है, और कल हमने जिन 5 लेखकों पर फोकस किया था, जिनकी चर्चा की थी, उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 5 लेखक मिल करके आधुनिक हिंदी साहित्य को बनाते हैं। और हिंदी के जो बड़े आलोचक हैं रामविलास शर्मा, इनकी काफ़ी व्यवस्थित तरीके से चर्चा करते हैं और इस बात की भी चर्चा करते हैं कि ये 5 लेखक एक तरह से हिंदी क्षेत्र में या भारतीय साहित्य में एक तरह से एक नए तरह की चेतना का प्रसार करते हैं, और उस चेतना के केंद्र में राष्ट्र मुक्ति का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर है कि 1947 के पहले का जो हमारा हिंदी साहित्य है उसमें राष्ट्र मुक्ति का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन उसके समानांतर 2 और सवाल हैं जो लेखकों को बहुत कहिए कि प्रभावित भी करते हैं और उन्हें काम करने के लिए बाध्य भी करते हैं। और उसमें सामाजिक मुक्ति का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, और सामाजिक मुक्ति में भी एक तरह से स्त्री मुक्ति का सवाल और दलित मुक्ति का सवाल बड़ा सवाल है। इसके समानांतर जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कहा जाता है कि राष्ट्र तभी विकसित होता है या उसका एक व्यापक फलक मिलता है जो वहाँ की जनता का अपना तंत्र होता है, जिसको हम लोग जनतंत्र भी कहते हैं। तो भारत में एक तरह से कही कि जनतंत्र की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन जैसा हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अंग्रेजी राज में एक तरह से भारत स्वाधीन होता है, पराधीन होता है, लेकिन 1947 में जब देश स्वाधीन होता है तो वहाँ से एक तरह से हमारे देश में एक तरह से स्वतंत्रता का बोध होता है। स्वतंत्र एक तरह से कहे कि तंत्र अपना तंत्र शुरू होता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू के समय में एक तरह से राष्ट्र के नव निर्माण की प्रक्रियाएं शुरू होती है, कई लोग हिंदी में ऐसे भी हैं जो स्वाधीनता के बाद के साहित्य को नेहरू युग के रूप में देखते हैं, लेकिन इसकी आलोचना हमारे हिंदी के कुछ आलोचकों ने बहुत कठोरता के साथ किया है, चाहे वो नामवर सिंह हो चाहे प्रोफेसर मैनेजर पांडे हो। ये कहते हैं कि स्वाधीनता के बाद का जो साहित्य है वो व्यक्तिवाद या व्यक्ति केंद्रित साहित्य नहीं है, वहाँ पर सामाजिक सवाल सबसे बड़ा सवाल है, और अगर कोई व्यक्ति भी कोई सवाल उठाता है तो उस व्यक्ति भी धीरे धीरे उसका एक तरह से कहा जाता है कि व्यक्ति से समाज की तरफ अग्रसर होता है, और धीरे धीरे उसके सवाल हमारे पूरे समाज के हिस्से बन जाते हैं। आप गौर करेंगे कि स्वाधीनता के बाद के अगर कुछ साहित्यकार की चर्चा करना चाहें कि इनका हम नाम लेना चाहेंगे, तो मैं बहुत बारीकी के साथ इस बात की चर्चा करना चाहूँगा कि स्वाधीनता के बाद के लेखकों में फणीश्वर नाथ रेणु सबसे बड़े लेखक हैं, और इसी के साथ मुक्तिबोध भी सबसे बड़े लेखक हैं। ये 2 लेखक प्रारंभिक लेखक ऐसे हैं जिनका साहित्य एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो नया भारत बन रहा था या जिस नए भारत का निर्माण हो रहा था या जो नई राष्ट्र चेतना का विकास हो रहा था, या जिसे हम कहते हैं कि सामाजिक संरचना और सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया में जो चीज़ें निर्मित हो रही थी, जो चीज़ें बन रही थी, उसको समझने में
फणीश्वरनाथ रेणु और मुक्तिबोध हमारी सबसे अधिक मदद करते हैं। और फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास जो है मैला आंचल, वो हिंदी का सबसे कहीं कि अद्भुत उपन्यास है। उस उपन्यास में हमारा समाज कैसे, स्वाधीनता के बाद का हमारा समाज कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, अगर इसको ठीक ठाक समझना हो तो फणीश्वरनाथ रेणु हमारी सबसे अधिक मदद करते हैं। इसी तरह से मुक्तिबोध यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी भारतीय चिंतन की परंपरा रही है, या जिसे हम एक तरह से भारतीय सभ्यता कहते हैं, जिसे हम मानवीय सभ्यता भी कहते हैं, उस सभ्यता के विकास की क्या प्रक्रिया रही है, उसको कैसे हम देखें। और कई बार मुक्तिबोध को पढ़ करके लगता है कि वो एक तरह से अपनी परंपरा का, अपने सामाजिक जीवन का, या सामाजिक जो व्यवहार है, सामाजिक जो एक तरह से राजनीति है, जिसमें हम कहें, जिसको कई बार हमारे समाज वैज्ञानिक पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहते हैं, तो इन समस्त चीज़ों को समझने के लिए मुक्तिबोध जिस तरीके से काम करते हैं, वो एक बड़ा उनका योगदान है हिंदी में। मैं कहूँगा कि इसी तरह स्वाधीनता के बाद के लेखकों में धर्मवीर भारती की बड़ी भूमिका है, कृष्णा सोपती हमारी बड़ी लेखिका हैं, राही मासूम रजा हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, रघुवीर सहाय हैं, और इस तरह से ये सारे लेखक मिल करके, जाहिर है कि मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, इस नाम के समानांतर बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जो बड़े नाम हैं। जैसे आगे स्वाधीनता के बाद लगातार लिखते हैं शमशेर बहादुर सिंह हमारे सामने हैं, यशपाल हैं, जैनेन्द्र हैं, या इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन हमारे सामने है, मोहन राकेश हैं, अमृतलाल नागर हैं, बाबा नागार्जुन हैं, भीष्म साहनी हैं, या फिर महिला लेखिकाओं में हम लोग कहते हैं कृष्णा सोपती हैं, मन्नू भंडारी हैं, मृदुला गर्ग हैं, चित्रा मुदगल हैं, मैत्रेयी पुष्पा हैं, नासिरा शर्मा, या फिर अनामिका, या बाद के लेखकों में और कहेंगे हम कि जो हमारे नए तरह का साहित्य आता है उसमें दलित लेखन है, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि, धर्मवीर, या फिर मोहनदास नमिश्रा, जयप्रकाश करदम, या स्वराज सिंह बेचैन, या इसी तरह से कमल भारती, या अनीता भारती, या सुशीला टाकभोरे, ये सारे लेखक एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1947 के बाद का जो हमारा साहित्य है, वहाँ के या स्वाधीनता के बाद के साहित्य को समझने में बड़ी मदद करते हैं। कई बार हम इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर साहित्य की भूमिका क्या होती है। हम इस बात की भी चर्चा करते हैं कि साहित्य सिर्फ एक तरह से मनोरंजक का साधन नहीं होता है, और इस बात को अगर आप हिंदी के लेखक को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बातें बहुत साफ होती है। जिन लेखकों की मैं चर्चा कर रहा था, बाबा नागार्जुन हैं, या फणीश्वरनाथ रेणु है, मोहन राकेश हैं, या अमृतलाल नागर हैं, राही मासूम रजा हैं, या श्रीलाल शुक्ल हैं, या कृष्णा सोपती हैं, या मन्नू भंडारी हैं, ये तमाम लेखक धीरे धीरे एक तरह से अपने लेखन के जरिए नए भारत को समझने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी के बाद भारतीय समाज में, या भारतीय राजनीति में, या भारत की अर्थव्यवस्था में, या भारत के भूगोल में जो परिवर्तन होता है, या जो नए निर्मितियाँ बनती है, उसको कैसे देखा जाए, उसको कैसे समझा जाए। उदाहरण के लिए अगर हम रेणु की चर्चा करना चाहें तो रेणु का मैला आंचल हिंदी का सबसे कहा जाता है कि प्रभावशाली उपन्यास है। लेकिन फिर इसके बरक्स प्रेमचंद के उपन्यास गोदान की खूब चर्चा होती है। आप ध्यान दीजिए कि गोदान प्रेमचंद की रचना है, और गोदान में पराधीन भारत में जो गांव थे, या गांव का जो समाज है, वह एक तरह से केंद्र में है। ठीक उसी तरह से रेणु के मैला आंचल में जो स्वाधीनता के बाद का जो भारत है, या जिसे कहें कि भारत जो अभी स्वाधीन हुआ है, तो उसके बाद का भारत है। कहने का अर्थ कि इन दोनों कथाकारों के साहित्य में, या कहिए कि उनके उपन्यास में, गोदान और मैला आंचल में गांव है, लेकिन इन गांव में बुनियादी फर्क है। आप अगर प्रेमचंद के गांव को देखेंगे तो प्रेमचंद के गांव में किसान जीवन है, वहाँ पर होरी या और भी जो पात्र हैं उस पूरे किसान जीवन को या गांव को समझने में मदद करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात दिखाई पड़ती है कि जब होरी का बेटा गोबर जब शहर जाता है और वहाँ से चीनी मिल में काम करने के बाद वापस लौटता है, तो उसका चरित्र बदला हुआ होता है। वह नए ढंग के कपड़े पहनता है, नए ढंग के स्टाइल में बाल कटवा लेता है, वो पंप से जूता पहनता है और कंधे पर लाल ऊनी चादर डाल करके घूमता है। कहीं ना कहीं प्रेमचंद यह संकेत करना चाहते थे कि धीरे धीरे गांव में राजनीति का प्रवेश हो रहा है, और वह राजनीति एक तरह से एक नई करवट ले रही है और नए भारत को समझने में मदद कर रही है। लेकिन ये एक बस ठहराव है। लेकिन
लेकिन कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल या राजनीतिक हलचल इस गोदान में आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। गोदान में किसान जीवन की व्यथा कथा है, जिस इसीलिए भीष्म साहनी से लेकर के हंसराज रहबर जैसे लेखक कहते हैं कि गोदान जो है भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य है। लेकिन जब ही हम स्वाधीनता के बाद आगे प्रवेश करते हैं, नए भारत को देखने की कोशिश करते हैं, तो लगता है कि रेणु एक नए भारत का निर्माण कर रहे थे अपने साहित्य के जरिए। रेणु के महिला अंचल में आप देखेंगे कि प्रेमचंद के गोदान में एक भी गांव में पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन रेणु के महिला अंचल में स्वाधीन भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, या फिर एक तरह से जो पारंपरिक पार्टियां हैं, ये समस्त पार्टियां एक तरह से रेणु के उपन्यास में दिखाई पड़ती है। और रेणु जो सबसे बड़ा काम करते हैं कि एक एक आदमी को, एक एक ऐसे चरित्र को चुनते हैं जो एक तरह से इस नए भारत, स्वाधीन भारत की एक तरह से जो राजनीतिक चेतना है उसका एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देखेंगे कि कालीचरण जो है कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिनिधित्व करता है, या इसी तरह से जो डॉक्टर प्रशांत है वो समाजवादी पार्टी को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, या इसी तरह से आप गौर करेंगे कि इसमें जो एक तरह से बावन दास जैसे लोग हैं एक तरह से कांग्रेस को लीड करते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को सामने लेकर के आते हैं। कहने का मतलब कि एक छोटा सा गांव है और उस गांव में एक तरह से तरह तरह के राजनीतिक विचार हैं, और वे राजनीतिक जो विचार हैं सामाजिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, और उस प्रक्रिया में जो राजनीतिक एक तरह से परिवर्तन की प्रक्रिया है उसको एक तरह से भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रक्रिया में हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जो पारंपरिक समाज है, जो नया समाज है, और जो एक तरह से मार्जिन पर समाज है, खास करके इसमें जो संथाल हैं इस उपन्यास में जो आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये तीन तरह का समाज दिखाई पड़ता है, एक पॉलिटिकल समाज, गांव का समाज और संथालों का समाज। और कहीं ना कहीं रेणु जो सबसे बड़ी कोशिश करते हैं कि नए भारत को समझने के लिए या नए भारत के निर्माण के लिए इन तीनों के बीच एक समन्वय या एक कहिए कि संवाद या कहिए कि प्रतिवाद या संघर्ष की चेतना भी देखते हैं, क्योंकि तीनों तरह की जो पॉलिटिकल जो विचारधारा की पार्टियां हैं या फिर जो गांव के लोग हैं या फिर जो आदिवासी समाज हैं, ये तीनों की परंपराएं अलग अलग हैं, तीनों के विचार अलग अलग हैं। जाहिर है कि जब चीज़ें अलग अलग होती हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव एक तरह से पूरे सामाजिक निर्माण पर पड़ता है। और इस उपन्यास में भी जो सारी बहसें होती है, जो सारा राजनीतिक हलचल होती है गांव से लेकर के शहर तक में, लेकिन गांव इसके केंद्र में है। और पहली बार लगता है कि एक ऐसा कथाकार हिंदी में आ रहा है जो एक तरह से प्रेमचंद जिस जबान में कहानियां लिखते थे, जिस शैली में कहानियां लिखते थे, या प्रेमचंद जिस शैली में उपन्यास लिखते हैं, रेणु पूरी की पूरी शैली को बदल देते हैं। और इसीलिए रेणु के उपन्यास को, महिलांचल को रेणु खुद भी भूमिका में लिखते हैं कि ये कचराही बोली में लिखा गया है, ये आंचलिक उपन्यास है। और कई बार इसको लोग आंचलिक उपन्यास करके चर्चा करते हैं, लेकिन रेणु कहीं ना कहीं यह दिखाना चाहते थे कि जो हमारा पूरा भारत है, इस भारत में एक छोटा सा भारत भी है जो गांव के अंदर रहता है, और इस गांव में कई तरह की दिक्कतें हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत गरीबी है। गरीबी है, फिर गरीबी के बाद कहते हैं भूखमरी है, और इन दोनों के ऊपर जो तीसरा जो सबसे बड़ा मतलब जो सबसे बड़ी समस्या दिखाते हैं रेणु कि स्वाधीनता के बाद भी भारत में पीने के लिए साफ पानी गांव के लोग को नहीं मिल रहा है। साफ पानी नहीं पीने का मतलब होता है कि गंदा पानी पीते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं और फिर उनकी मृत्यु होती है। लेकिन रेणु इस पूरे इस प्रोसेस को समझते हुए पूरा एक तरह से कहिए कि उसको बदलने की कोशिश करते हैं, और फिर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं अपने अपने तरीके से गांव की समस्याओं का समाधान करती हैं। कहने का अर्थ कि फणीश्वरनाथ रेणु पहले ऐसे लेखक है स्वाधीनता के बाद जो एक तरह से पूरे भारत को समझने में मदद करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि ये बिल्कुल मतलब एक अलग तरह का उपन्यास था, उनका अलग तरह के लेखक थे। फिर कहा जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया को बदलने में जो सबसे दूसरे लेखक जो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं वे मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध को लेकर के हिंदी में बहुत बहस होती है, हिंदी में बहुत चर्चा होती है, और मुक्तिबोध हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। उनके अंधेरे में जो कविता है उसकी चर्चा एक बहुत बड़ी कविता के रूप में होती है। इस कविता को लेकर के हिंदी के बड़े बड़े आलोचकों ने अलग से लिखा है, और जिनमें नामवर सिंह का सबसे बढ़िया लेख माना जाता है अंधेरे में कविता को लेकर के। और इस कविता के जरिए एक तरह से नामवर सिंह इस बात की कोशिश करते हैं कि कैसे अब शीर्षक से ही अंधेरे में है, मतलब हमारा जो समाज है, हमारा जो व्यक्ति है, या हमारी जो एक तरह से मतलब इसको समाज या व्यक्ति भी नहीं कहें, मुक्तिबोध बार बार कहते हैं कि मेरी जो एक तरह से मेरी जो परम अभिव्यक्ति है, जिसको हम
बोलना चाहते हैं, जिसको हम एक तरह से अवगत करना चाहते हैं, वह कहीं खो गई है, अंधेरे में खो गई है और उसको हम लगातार ढूंढ रहे हैं। मुक्तिबोध का पात्र जो है लगातार अंधेरे में भागते रहता है, घूमते रहता है, यहाँ देखता है, वहाँ देखता है। मुक्तिबोध लिखते हैं एक जगह इस कविता में कि इसलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक कर देखता हूँ, हर गली में हर सड़क पर झांक झांक कर देखता हूँ हर एक चेहरा। फिर लिखते हैं प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र व हर एक आत्मा का इतिहास व हर एक देश और राजनीतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूति, आदर्श, विवेक, प्रक्रिया, क्रियागत परिणति। तो फिर लिखते हैं खोजता हूं पठार, पहाड़, समुंदर, जहां मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम व्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। तो यह जो एक तरह से अपने को जो खोजने की प्रक्रिया है, जाहिर है कि अपने को खोजना ये वह खोजना नहीं है जो आध्यात्मिक संत या ऋषि महर्षि करते हैं। मुक्तिबोध अपने को खोजने के जरिए अपने देश को ढूंढना चाहते हैं और देश के उस तत्व को ढूंढना चाहते हैं जिससे देश बनता है, और देश बनता है सभ्यता से, संस्कृति से। वह सभ्यता संस्कृति जिसको कई बार हम लोग कई तरीके से क्लेम करते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति ऐसी रही है। मुक्तिबोध जो सबसे बड़ा काम करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में एक तरह से खास करके अगर हम इस बात की चर्चा करें कामायनी पुनर्मूल्यांकन या पुनर्विचार के जरिए मुक्तिबोध कामायनी पर जब चर्चा करते हैं, जयशंकर प्रसाद की जो बहुत बड़ी महान काव्य कृति है, तो उस महान काव्य कृति के जरिए मुक्तिबोध एक तरह से पूरी भारतीय सभ्यता की समीक्षा करते हैं। और उसमें जो सबसे खास बात है वो कहते हैं कि आपको सेल्फ क्रिटिक होना बहुत जरूरी है। अगर आप विकास करना चाहते हैं, अपने को समझना चाहते हैं, तो आप अपनी आलोचना करिए और देखिए कि आप जो हैं वह क्यों हैं, कैसे हैं, या क्यों आपको होना चाहिए, क्यों आपको नहीं होना चाहिए, आपके अंदर क्या ऐसा है जो आप समाज को बताना चाहते हैं। और जिस परम व्यक्ति की बात मुक्तिबोध बार बार करते हैं, तो कहा जाता है कि मुक्तिबोध बार बार पूरा जो एक तरह से स्वाधीनता के बाद मुक्तिबोध को बार बार लग रहा था कि हमारे देश का राष्ट्र का नवनिर्माण हो रहा है, एक समाज बहुत तेजी से आगे जा रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, उसमें सड़कें बन रही है, बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं, बड़े बड़े बांध बन रहे हैं। लेकिन उसके समानांतर एक समाज ऐसा भी है जो धीरे धीरे मार्जिन पर जा रहा है, हाशिए पर जा रहा है, और जिसका नतीजा यह हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में हम उस मतलब मनुष्यता को, मानवता को हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। और हम लोग इस बात की बार बार चर्चा करते हैं कि लेखक की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है, आखिर लेखक करता क्या है। लेखक कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं के जरिए जो मानवीय सभ्यता है, जिसको हम लोग मानवीयता कहते हैं, उसको एक तरह से ढूंढने की, उसको कहिए कि उसको व्यवस्थित करने की रचना के जरिए, और उसको स्थापित करके एक तरह से उसको बचाने की कोशिश करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में कहा जाता है कि लेखक न किसी जात का होता है, न किसी वर्ग का होता है, न किसी धर्म का होता है, न किसी संप्रदाय का होता है। लेखक लेखक होता है, और लेखक हमेशा मनुष्य के पक्ष में खड़ा होता है। मनुष्य की जो आज़ादी है, मनुष्य की जो स्वाधीनता का बोध है, उसको बचाने की कोशिश करता है। वो आपके सत्व को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि जब आप बचेंगे तभी तो समाज बचेगा, तभी तो राष्ट्र बचेगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात मुक्तिबोध रखते हैं कि हम एक तरह से अपनी आत्मालोचना के जरिए एक तरह से कैसे समाज को एक तरह से हम बेहतर विकल्प दे सकते हैं। और मुक्तिबोध अपने साहित्य के जरिए लगातार उस विकल्प की तलाश में दिखाई पड़ते हैं, लगातार उस विकल्प को समझने की कोशिश करते हैं। और उनकी चांद का मुंह टेढ़ा है जो काव्य संग्रह है, मुक्तिबोध कहानियाँ भी लिखते हैं। मुक्तिबोध बहुत सारी ऐसे लेख लिखते हैं और फ्रांसीसी क्रांति की चर्चा करते हैं, रूसी क्रांति की चर्चा करते हैं, इंग्लैंड की क्रांति की चर्चा करते हैं। कहने का अर्थ कि मुक्तिबोध ऐसे लेखक हैं जो स्वाधीनता के बाद का जो भारत है, और भारत में खास करके कहा जाता है कि साहित्य के बारे में जो नई धारणाएं हैं, इस बात की चर्चा करती है। खास करके जो हमारे प्रगतिशील लेखक हैं बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि जो अर्थ होता है वह राजनीति को तय करता है और राजनीतिक साहित्य को निर्धारित करती है। मतलब जो भी हमारे सामने आ रहा है उसके पीछे एक तरह से आर्थिक संबंध, बड़े संबंध है, जिसको बार बार मतलब प्रगतिशील साहित्य की परंपरा में कहा जाता है कि धर्म के अंदर जो चेतना का बोध है वह एक तरह से मिथ्या है, वो बहुत भ्रमपूर्ण है। लेकिन
वो कहते हैं कि उत्पादन संबंधों की प्रक्रिया में मानव समाज एक दूसरे के साथ मिलते हुए, एक दूसरे पर विचार करते हुए जिन संबंधों का निर्माण करता है वह एक नई प्रकार की चेतना होती है। वही चेतना वास्तव में यथार्थ चेतना होती है। कहीं ना कहीं मुक्ति बोध का जो पूरा साहित्य है यह एक तरह से विकासशील भारत, या कहीं कि इस विकासशील भारत में एक समाज जब दूसरे समाज के साथ आता है, जुड़ता है, तो उस पूरी प्रक्रिया में एक तरह से जो हमारे सामाजिक संबंध बनते हैं उसको एक तरह से उस चेतना को समझने की, उसको निर्मित करने की, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, रखना चाह रहा हूँ कि स्वाधीनता के बाद का जो पूरा हमारा साहित्य है उसको समझने में ये दो लेखक जो हैं बहुत अधिक मदद करते हैं। जाहिर है कि इस प्रक्रिया में जो हमारे शुरुआती लेखक हैं उसमें धर्मवीर भारती भी बड़े लेखक हैं, और गुनाहों का देवता तो बहुत पॉपुलर रचना है, लेकिन वह उससे एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार होता है हिंदी में। या फिर इसी तरह से मतलब अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है बूंद और समुद्र, तो बूंद और समुद्र में नागर जी इसी नए भारत के निर्माण की चेतना देखते हैं। कहते हैं कि बूंद और समुद्र, कहते हैं कि बूंद बूंद मिल करके सागर का निर्माण करते हैं। ठीक वैसे ही व्यक्ति, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, जब व्यक्ति इकट्ठा होता है तो समाज का निर्माण होता है। और फिर कहते हैं कि इसी से पूरा हमारा राष्ट्र बनेगा, पूरा हमारा समाज बनेगा। और यह उपन्यास या रेणु का मैला आंचल जो है, ये दोनों उपन्यास एक तरह से जो पुराना हमारा साहित्य था, पुरानी जो मतलब 47 के पहले की जो कथा भाषा थी, उस भाषा को पूरा परिवर्तित करते हैं। या ठीक इसी तरह से नई कहानी के दौर के जो कहानीकार हैं, जिसमें निर्मल वर्मा हैं या मार्कंडे हैं या फिर मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं, ये सारे के सारे लेखक, या शेखर जोशी हैं, ये सारे के सारे लेखक एक नए तरह की भाषा साहित्य में लेकर के आते हैं, नए तरह के भावबोध को लेकर के आते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से मतलब रचनाओं की चर्चा करते हैं वो बिल्कुल अद्भुत। मैं आपके सामने रेणु की तीसरी कसम की पंक्ति कुछ रखूंगा तो उससे थोड़ा अंदाजा होगा कि आखिर कथा भाषा में या साहित्य की भाषा में कहाँ परिवर्तन हो रहा था। रेणु इस कहानी में लिखते हैं, आखिरी हिस्सा है कि छी ई छक गाड़ी हिली, हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया, कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैगनी साफी से चेहरा पोंछती है, साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले गाड़ी के डब्बे, छुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। यह जो खालीपन है जीवन में, या कहा जाता है कि मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य का अकेलापन बहुत बड़ा अकेलापन होता है। ये अकेलेपन के बहुत सारे कारण होते हैं। व्यक्ति अकेले पड़ता है, परिवार में अकेले पड़ता है, समाज में अकेले पड़ता है, राष्ट्र में अकेले पड़ता है। कई बार व्यक्ति आर्थिक कारणों से भी अकेला होता है। तो यह जो अकेलापन है एक तरह से व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, और लेखक कहीं ना कहीं जीवन के इस अकेलेपन को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जाहिर है कि अकेलापन ऐसा होता है कि लेखक बार बार पकड़ता है, नहीं पकड़ाता है। देखेंगे कि नई कहानी के जितने भी लेखक हैं, चाहे रेणु हो या निर्मल वर्मा हो या शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार है, या निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे है, या तीसरी कसम है, ये कहानियाँ के केंद्र में आप कह सकते हैं कि प्रेम तत्व है। लेकिन यह प्रेम ऐसा है जो एक तरह से जिसमें एक तरह से नायक और नायिका बिल्कुल अकेले हैं। इस कहानी में हीरामन भी अकेले पड़ता है, निर्मल वर्मा की कहानी में लतिका भी अकेले है, और तीसरा आप कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा दिखाई पड़ता है कि मतलब कहीं ना कहीं जीवन में अकेलापन है, लेकिन अकेलेपन से मुक्ति भी जरूरी है। और लेखक यही काम करता है। लेखक एक तरह से व्यक्ति को, समाज को उस अकेलेपन से बाहर निकालता है, और बाहर निकाल करके फिर से उसको प्रतिष्ठित करता है कि हाँ, ये समाज में व्यक्ति है, यह समाज है जो एक तरह से एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए देखेंगे यशपाल जिस गहराई के साथ झूठा सच में नए भारतीय समाज के यथार्थ को, विभाजन और विभाजन के बाद का जो राष्ट्र का निर्माण था, उस यथार्थ को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी बताता है कि वहाँ पर एक तरह से एक नया समाज बन रहा था। वह समाज धीरे धीरे ताकतवर भी हो रहा था। यहाँ पर स्त्रियां हैं जो धीरे धीरे ताकतवर हो रही थी,
अकेलेपन के बावजूद स्त्रियां अपने ताकत को एक तरह से निर्मित करती हैं और फिर धीरे धीरे पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ जाती हैं। आप देखेंगे कि कोसी के घटवार में भी जो लक्ष्मा है या फिर रेणु के तीसरी कसम में जो हीराबाई है वहाँ हीरामन है, हीरामन की जो एक तरह से हीराबाई है, और इसी तरह से मतलब कहिए कि लतिका है, ये सारी स्त्रियां अकेले हैं, सारे पात्र अकेले हैं। लेकिन ये अकेलेपन में भी पूरे समाज को एक तरह से पीछे नहीं ले जाते हैं, बल्कि समाज को आगे की तरफ गतिशील करते हैं। मतलब समाज रुकता नहीं है, समाज पीछे नहीं जाता, बल्कि समाज थोड़ी देर के लिए ठहरता है, थोड़ी देर के लिए विचार करता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। और यही एक तरह से जो आगे बढ़ने की जो चेतना पैदा करना होता है, ये साहित्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है। साहित्य हमेशा मनुष्य समाज को एक तरह से आगे बढ़ने की चेतना पैदा करता, आगे बढ़ने के उसके एक तरह से कहिए कि उसकी चेतना को और आगे बढ़ाता। आप गौर करेंगे कि हिंदी साहित्य में एक तरह से जो तीसरी तब्दीली आती है 1965 या कहिए कि नेहरू जी के बाद आनी शुरू होती है। और नेहरू के बाद का जो पूरा समय है एक तरह से उसको समझने में कई लेखक मदद करते हैं, लेकिन 2-3 लेखक की मैं चर्चा करना चाहूँगा जिनकी बहुत ताकतवर उपस्थिति होती है। पहला राही मासूम रजा जो आधा गांव उपन्यास की रचना करते हैं। दूसरा कृष्णा सोबती जो मित्र मरजानी जैसे उपन्यास की रचना करती है। और तीसरा इसके बाद जो 2-3 लेखक हमारे सामने आते हैं, खास करके राजकमल चौधरी और धूमिल जैसे जो लेखक आते हैं, ये लेखक बिल्कुल अलग तरह के लेखक हैं। कृष्णा सोबती मित्र मरजानी के जरिए जो स्त्री ताकत है, स्त्री सत्ता है, उसको दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि समाज में जो भी असमानता है वह स्त्री के कारण नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं उसके पीछे जो पितृ सत्ता है उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। और कृष्णा सोबती 1960 के बाद का जो हिंदी साहित्य है उनका यह उपन्यास 1968 के आसपास आता है। तो इस उपन्यास के जरिए स्त्री के एक तरह से सत्ता को पितृ सत्ता के समानांतर खड़ा करती है और उसको ताकतवर तरीके से दिखाती है। और फिर आप कहेंगे कि हिंदी में उसके बाद एक नए तरह का लेखन शुरू होता है जिसे हम स्त्री लेखन के रूप में देखते हैं। यद्यपि कृष्णा सोबती से कभी आप बातचीत करेंगे तो कृष्णा सोबती बहुत मतलब कहीं तलखी के साथ इस बात की चर्चा करती है कि मेरी पहचान सिर्फ मित्र मरजानी के चलते नहीं है, वो अपनी पहचान को बार बार जिंदगी नामा जैसे उपन्यासों से जोड़ती है जिन साहित्य पर उनको एक तरह से बाद के दिनों में कई पुरस्कार मिले। तो जिंदगी नामा को अपना बड़ी कथाकृति के रूप में देखती है। लेकिन कहीं ना कहीं कृष्णा सोबती का जो पूरा लेखन है, जाहिर है कि वो भी विभाजन का प्रभाव, देश विभाजन का बहुत गहरा प्रभाव उनके ऊपर है। उस विभाजन में भी कैसे मनुष्य अकेले पड़ता है, कैसे उसका विकास होता है, कैसे अपने को पुनः ताकतवर बनाता है, ये चीज़ वो दिखाने की कोशिश करती हैं। तो कृष्णा सोबती 60 के बाद की बहुत बड़ी लेखिका है। दूसरी लेखक जिनकी मैं चर्चा कर रहा था राही मासूम रजा जो आधा गांव उपन्यास लिखते हैं। आधा गांव उपन्यास के जरिए राही मासूम रजा जो है एक तरह से भारत के गांव को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, जो कोशिश एक तरह से रेणु ने मैला आंचल के जरिए की थी। ठीक उसी तरह से जैसा मैंने कहा कि अमृतलाल नागर ने बूंद और समुद्र के जरिए जो हमारा शहरी समाज जो विकसित हो रहा था, जो शहर बन रहे थे, शहर के समाज निर्मित हो रहे थे, और उसमें जो उनकी भाषा जो मतलब एक तरह से बदल रही थी मनुष्य समाज की, उसको पकड़ने की ये लेखक कोशिश करते हैं। और कई बार लगता है कि लेखक वाकई मतलब उस समाज की भाषा को पकड़ रहे थे। अमृतलाल नागर के बारे में तो कहा जाता है कि उनके साहित्य में जो समाज आता है वह समाज अपनी भाषा लेकर के भी आता है। और कोई बंगाल से कोई बंगाली चरित्र होता है तो एक तरह से बांग्ला की शैली में हिंदी बोलता है। अगर कोई सन्यासी होता है तो उस तरह की हिंदी में बातचीत वार्तालाप करता है। अगर कोई निम्न वर्गीय समाज की महिला है, कहे कि जो समाज की मतलब नीचे तबके की महिला है, तो अगर वह आता है तबका तो वह उसी जबान में बोलता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा जिससे कथा शैली में जो परिवर्तन आया साहित्य की शैली में उसका अंदाजा होगा कि शाम का समय है और एक मोहल्ला है जिसकी छत पर कुछ महिलाएं आपस में बातचीत कर रही हैं। तो एक महिला कहती है कि मिसेज वर्मा क्या हाल है आपका? तो बोलते हैं हाँ मिसेज सिन्हा बहुत अच्छा हाल है, ठीक हूँ। तो फिर पूछते कि मिसेज सुनार कैसी हैं? तो इस तरह से जो एक तरह से जो सरनेम को लेकर के महिलाएं आपस में बात करती है, उसी समय एक महिला कहती है कि मुझे मिसेज सुनार कह के मत कहा करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब नागर जी दो तरह के संकेत दे रहे थे। यद्यपि इस उपन्यास में एक ताई चरित्र है जो एक तरह से कहा जाता है कि
हमारे पितृसत्ता समाज में महिला की जो सबसे दुखद स्थिति है कि पुरुष स्त्री को छोड़ देता है और फिर स्त्री अकेला जीवन बिताने के लिए बाध्य होती है। उसको ताई के जरिए नागर जी बूंद और समुद्र में दिखाते हैं। लेकिन जो दूसरी ये धारा की स्त्रियां हैं, जिसमें ये स्त्रियां अपने पति के बातों को महत्व देती है, लेकिन जब ही चुनाव होता है, देश का पहला चुनाव होता है, वोट डालने की बारी आती है, तो महिलाएं बहुत साफ कहती है कि तुम्हें जिसको वोट देना है दो, मुझे जिसको वोट देना है मैं उसी को वोट दूंगी। इसका मतलब कि धीरे धीरे एक ताकतवर, एक तरह से नई सत्ता का निर्माण हो रहा था, जिसको कृष्णा सोपती या बाद के दिनों में मृदुला गर्ग या चित्रा मुदगल या नासिया शर्मा या मन्नू भंडारी जैसी जो स्त्री लेखिकाएं हैं, उसको बहुत ताकतवर तरीके से स्त्री के सवाल को भारतीय समाज के सवाल के रूप में दर्ज करती है। तो ये कहीं ना कहीं ये धारा साहित्य की चलती है। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो दो लेखक आते हैं 60 के बाद, खास करके राही मासूम रजा का आधा गांव और श्रीलाल शुक्ल का जो राग दरबारी है, ये दोनों बिल्कुल अलग तरह का उपन्यास है। और इन दोनों उपन्यासों में एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे कि रेणु के मैलांचल में गांव था, राही मासूम रजा के आधा गांव में भी गांव है, और फिर लेकिन जब भी आप श्रीलाल शुक्ल के पास, राग दरबारी के पास आते हैं, तो वहाँ पर गांव की बजाय वहाँ पर कस्बाई समाज है, कस्बाई जीवन है। यहाँ पर भी जिस तरीके से हम कहते हैं कि नेहरू युग के बाद, एक तरह से नेहरू के बाद पूरे भारतीय समाज में एक अलग तरह का परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि 60 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होता है और अनेक पॉलिटिकल पार्टियां समाज में आती है, चुनाव, तरह तरह के चुनाव होते हैं, चुनाव में जनता की भाषा बदल जाती है, समाज की भाषा बदल जाती है, नेताओं की भाषा बदल जाती है। लेखक उस भाषा को पकड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यह भाषा इस नए समाज को समझने में हमारी मदद करती है। राही मासूम रजा हो या श्री लाल शुक्ल हो, ये सारे के सारे लेखक जिस तरीके से हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे लेखक हैं या सानी जैसे लेखक हैं या फिर ज्ञान रंजन जैसे लेखक हैं या दूधनाथ सिंह, ये सारे के सारे लेखक, या बाद के दिनों में विनोद कुमार शुक्ल हमारे सामने हैं, ये सारे के सारे लेखक एक तरह से कहिए कि मतलब जो भारतीय समाज में जो तब्दीलियां आ रही थी उसको पकड़ने की, चाहे भाषा का स्तर पर पकड़ने की कोशिश करते हैं। और इस नाते श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। वह एक तरह से संदर्भ के लिहाज से या एक तरह से भाषा के लिहाज से ऐसा उपन्यास है जो नए भारत को समझने में मदद करता है। उसकी भाषा, उसकी बोलचाल, उसके सामाजिक संदर्भ, उसमें राजनीतिक संदर्भ, ये सारे के सारे मिलाकर के बताते हैं कि हमारा नया भारत कैसा होने वाला है। और मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि श्रीलाल शुक्ल जिस समाज को मतलब राग दरबारी में दिखा रहे थे, आप कह सकते हैं कि आज वही समाज एक तरह से भारत का नेतृत्व कर रहा है या भारत को अलग दिशा में ले जा रहा है। यद्यपि इस तरह से इस बात को मतलब सामान्यीकरण करना बहुत ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलाल शुक्ल इस बात को संकेत करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत की राजनीति कैसे होने जा रही है, या आने वाले दिनों में भारतीय समाज किस जबान में एक दूसरे से बात करेगा, व्यक्ति व्यक्ति के संबंध कैसे होंगे। तो यह उपन्यास एक बड़ा उपन्यास है। आप गौर करेंगे कि मैं दो कवि की चर्चा मैंने किया था, राजकमल चौधरी और धूमिल की। ये दोनों लेखक भी एक तरह से एक अलग तरह का मतलब भाषा, समाज, राजनीतिक चेतना, अंतर्द्वंद लेकर के आते हैं और कहीं ना कहीं पूरे साहित्य को बदलने की कोशिश करते हैं। धूमिल जिस तरीके से एक कहिए कि मतलब अपनी कविताओं के जरिए मतलब अपनी बात रखते हैं संसद से सड़क तक, या राजकमल चौधरी जिस तरीके से मतलब अपने कथा साहित्य के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए जो बातचीत रखते हैं, तो ये पूरे एक तरह से जिसको हम लोग कहते हैं कि जो हमारा सबल्टन समाज है और जो हमारा सबल्टन समाज का जो विभत्स जो मतलब रूप है, और उसको निर्मित करने में जिस व्यवस्था की सबसे बड़ी भूमिका रही है, जाहिर है कि उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे शासन तंत्र की रही, राजनीतिक व्यवस्था की रही है, और रही सही कसर हमारी सामाजिक व्यवस्था पूरी करती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों व्यवस्थाएं मिल करके एक तरह से भारतीय लोकतंत्र और जो समाज के अंदर जो लोकतंत्र है उसको समझने की एक तरह से एक बड़ा मौका मतलब हिंदी के पाठकों को देते हैं। और धूमिल तो जिस तरीके से मतलब भारतीय लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी, कैसा लोकतंत्र है कि जहाँ पर एक तरह से मतलब वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही है, जहाँ पर मतलब प्रजातंत्र को लोग अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं, अपने अपने तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मेहनत कोई और करता है और उसका फल किसी और को मिलता है।
और इस पर कहते हैं कि जो देश की संसद है बिल्कुल मौन है। कहीं ना कहीं ये सारी बातें, जैसे सरस्वतीदास सक्सेना ने एक बार अपनी कुछ पंक्तियों में कहा था कि प्रजातंत्र को लाठी में जूते की तरह लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। तो इसका मतलब कि प्रजातंत्र एक तरह से सामाजिक व्यवहार, व्यक्ति के आचरण की वस्तु नहीं रह करके एक तरह से वह सिर्फ दिखाने की वस्तु हो गई है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि भारतीय राजनीति पर यह आरोप लगा कि गांधी के जो आदर्श थे, गांधी के जो मूल्य थे, वे एक तरह से धीरे धीरे गांधी की तस्वीर में सिमट गए, हमारे व्यवहार से धीरे धीरे बाहर निकलते गए। तो कहीं ना कहीं 1960 से 80 के बीच का जो साहित्य है उसमें राही मासूम रजा या श्रीलाल शुक्ल या कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, जगदीश चंद्र, विनोद कुमार शुक्ल, सानी, ज्ञान रंजन, ये सारे लेखक एक तरह से उस समय के साहित्य को समझने में मदद करते हैं। लेकिन एक चीज़ की मैं चर्चा करना चाहूँगा जिसने पूरे हमारे साहित्य की सोच को बदला, उस पर बहस अभी जारी है। खास करके 1967 में नक्सलबाड़ी में जो नक्सल आंदोलन होता है, जो घटना घटती है, उससे गांव की सामाजिक संरचना में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन होता है और गांव एक तरह से बदलने लगता है। वहाँ का जातीय समीकरण टूटने लगता है। वहाँ पर जमींदारी के खिलाफ या सामंती मानसिकता के खिलाफ जो आम तबका था, जिसको हम लोग निम्न वर्गीय समाज कहते हैं, जिसको हम लोग एक तरह से नीचे का, जिसको सबल्टन समाज कहा जाता है, वह एक तरह से प्रतिरोध में खड़ा होता है। और फर्क आप देखेंगे कि प्रेमचंद की कहानी है, पूस की रात भी उनकी कहानी है, या प्रेमचंद की मतलब कफन कहानी है, या प्रेमचंद की कई सारी कहानियां हैं। आप देखेंगे प्रेमचंद की कहानी में जो पात्र हैं वो प्रतिरोध करते हैं, लेकिन प्रतिरोध एक सीमा के बाद ठहर जाता है, वह हिंसक रूप कभी भी नहीं लेता है। लेकिन 70 में तक आते आते हिंदी कहानी में, हिंदी उपन्यास में, या हिंदी का जो एक तरह से पूरा साहित्यिक मतलब पाठ है, उन साहित्यिक पाठों में यह जो एक तरह से प्रतिरोध है वह संघर्ष के तरफ भागता है। मतलब प्रतिरोध जो है, सिर्फ पात्र खड़ा होकर प्रतिरोध नहीं करते बल्कि संघर्ष करते हैं, उसमें हारते हैं, फिर उठ के खड़ा होते हैं, फिर फाइट करते हैं और फिर अपने को एक तरह से खड़ा करके आगे लेकर के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यह जो चेतना साहित्य में दिखाई पड़ती है, उसके पीछे बेझिझक हम लोग कह सकते हैं कि नक्सलबाड़ी में जो घटना घटती है 1967 में, उसकी बड़ी भूमिका है। आप देखेंगे उस घटना को लेकर के महाश्वेता देवी जो हैं 1084 की माँ जैसे उपन्यास की रचना करती है। हिंदी में जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जैसे लेखक के लेखन पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि गौरव पांडे जैसे कवि की कविताओं में भी उसकी चेतना दिखाई पड़ती है। या इसी प्रकार विजेंद्र अनिल जैसे कहानीकार हैं, विजयकांत जैसे कहानीकार हैं, इन कहानीकारों में या महेश कटारे जैसे लेखकों में एक तरह से उसकी अनुगुंज सुनाई पड़ती है। कैसे गांव का समाज बदल रहा था, कैसे धीरे धीरे जो मजदूर तबका था वो प्रतिरोध में खड़ा होता है, और जब उसको वाजिब मजदूरी नहीं मिलती है तो वह हिंसक होता है, वो हमला करता है, पलट के वार करता है। और इसको समझने के लिए एक कहानी बहुत बाद में हिंदी में आई थी, 90 के आसपास आई थी, कामरेड का कोट जिसका नाम है, उसके लेखक का नाम है सृंजय। सृंजय ने कामरेड का कोट के जरिए दिखाया कि कैसे गांव में एक तरह से पैरेलल समानांतर संघर्ष हो रहा है। मजदूर के पास हथियार नहीं है, वो एक तरह से हथियार से लेकर लड़ना चाहते हैं। या ठीक यही चेतना विजेंद्र अनिल की कहानी विस्फोट है, उस विस्फोट में दिखाई पड़ती है कि उसमें जो कामरेड उपाध्याय बहुत साफ कहते हैं कि हम कैसे लड़ेंगे मतलब सामंतों के खिलाफ, हमारे पास तो हथियार ही नहीं है। और सामंत और जो जमींदार हैं, हमारे सामंत तो खैर नहीं, जमींदार जो हैं वे एक तरह से इतने ताकतवर हैं कि हम उनका मुकाबला कर नहीं सकते। कहने का मतलब कि ये जो कहानीकार हैं, नक्सलबाड़ी या इसी घटनाओं के बाद जो सामाजिक परिवर्तन होता है, जो गांव के सामाजिक संरचनाओं में जो तब्दीलियां होती है, उसको समझने में बहुत मदद करते हैं। हिंदी के कहानीकार हैं संजीव। आप देखेंगे कि संजीव की कहानी में उनकी कहानी आई थी अपराध। अपराध कहानी में संजीव इसी समस्या को उठाते हैं और उसके जरिए एक तरह से दिखाते हैं कि कैसे 1967 के बाद मतलब जो युवा वर्ग था कैसे इस आंदोलन से प्रभावित हुआ, कैसे सामाजिक सवालों को लेकर के एक तरह से सड़कों पर उतरा, कैसे उसने मोर्चाबंदी की और उसका खामियाजा कैसे भुगतना भी पड़ा उन युवाओं को। बहुत सारे युवा जेल गए जहां पर उनके साथ ज्यादतियां हुई।
तो संजीव ने अपराध कहानी में इसको दिखाने की कोशिश की। उनकी बहुत सारी कहानियाँ, प्रेत मुक्ति है, एक दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी है जिसमें आदिवासी स्त्री के की जो विडंबनापूर्ण ज़िंदगी है उसको दिखाने की कोशिश की है। तो मैं इस बात की चर्चा करना चाहूँगा आपसे कि 1980 के बाद जिन लेखकों ने एक तरह से हिंदी साहित्य को खड़ा किया, उसमें बहुत सारे लेखन, हो सकता है कई सारे नाम मुझसे छूट जाए, लेकिन जाहिर है कि पंकज बिष्ट का एक उपन्यास लेकिन दरवाज़ा आया, बाद में उन्होंने उस चिड़िया का नाम जैसा उपन्यास लिखा। संजीव हैं आपके मंजूर एहतसाम का सूखा बरगद जैसा उपन्यास छपा 1986 में, और सूखा बरगद में एक तरह से मंजूर एहतसाम ने एक तरह से स्वाधीनता के बाद जो देश विभाजन का जो प्रभाव था, फिर कैसे मतलब हिंदू मुस्लिम समाज में कैसे एक नई प्रकार की चेतना आती, उसको समझने की कोशिश ये लोग करते रहे। आप गौर करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में बाबा नागार्जुन तो लगातार लिखते रहे, हजारी प्रसाद द्विवेदी लगातार लिखते रहे पुराने लेखकों में, रघुवीर शाह भी लगातार कविताएं लिखते रहे, भगवत रावत लिखते रहे कविताएं, नंद चतुर्वेदी बहुत बड़े कवि हैं, उदयपुर में रहते हैं, या इसी तरह से कुंवर नारायण हैं, अशोक वाजपेयी हैं, राजेश जोशी हैं, या फिर विनोद कुमार शुक्ल, ये सारे हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं जो 80 के बाद के हिंदी साहित्य को एक तरह से खड़ा करते हैं। और इसी तरह से कहिए कि मतलब इनकी पूरी चेतना एक तरह से ऐसी दिखाई पड़ती है कि पूरा का पूरा साहित्य निर्मित होता दिखाई पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में मैं दो और प्रसंग की चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि 1990 के बाद एक बड़ा डिपार्चर पॉइंट है हिंदी साहित्य का, जिसमें एक तरह से मंडल कमीशन या बाबरी मस्जिद के विध्वंस, या फिर कहिए कि जो भूमंडलीकरण या आर्थिक उदारीकरण की जो प्रक्रिया शुरू होती है, इसको समझने की कोशिश हमारे हिंदी के लेखक करते हैं। और इन लेखों में मैं कहूँगा कि खास करके जो दलित समाज में जो परिवर्तन आता है उसको समझने में ओम प्रकाश वाल्मीकि सबसे बड़े लेखक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वाल्मीकि जी क्या करते हैं कि भारतीय समाज में जो जो ताकतवर या दो कहिए कि सांकेतिक रहे, एक कहिए कि आपका मतलब जो सत्ता और जो ज्ञान के जो केंद्र रहे हैं, उन दोनों को एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। और फिर कहते हैं कि दलित समाज इसीलिए पिछड़ा हुआ है कि न तो वह सत्ता के केंद्र में रहा है और न ही वह एक तरह से ज्ञान के केंद्र में रहा है, ज्ञान की प्रक्रिया से पूरा बाहर है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी जो आत्मकथा जूठन है या अपनी कई कहानियाँ, सलाम कहानी संग्रह उनका है, कहानी का नाम भी सलाम है उनका, घुसपैठिए कहानी संग्रह है, या दलित साहित्य की मुख्य धारा है, या दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है, इन रचनाओं के जरिए ओम प्रकाश वाल्मीकि एक तरह से दलित समाज के सच को समझने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं 90 के बाद के लेखकों में, दलित लेखकों में ओम प्रकाश वाल्मीकि सबसे बड़े लेखक हैं, जो एक तरह से अपने रचनाओं के जरिए पूरे भारत को एक नए तरह से समझने की कोशिश करते, यहाँ तक कि नए भारत के साथ साथ जो प्राचीन भारत है और जो एक तरह से धार्मिक मिथकों में विश्वास करता है, स्वर्ग नरक में विश्वास करता है, तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं वाल्मीकि जी। और कहते हैं कि मतलब ये समाज कैसा समाज है जहाँ पर हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है। तो ये बड़ा सवाल उठाते हैं। और इसी तरह से इधर के लेखकों में जो दलित लेखक हैं, चाहे सुशीला टाकभोरे हैं या तुलसी राम जी जो हैं, मुर्दहिया या मणिकर्णिका जैसे उपन्यासों के आत्मकथा के जरिए एक तरह से इस पूरे में दलित लेखक की एक और धारा है जिसमें कुछ लेखक बहुत बारीकी के साथ काम करें। वे गांव में रहते हैं, जैसे AR अकेला हैं, अलीगढ़ के पास से गांव में रहते हैं, गुरु प्रसाद मदन हैं जो इलाहाबाद के पास गांव में रहते हैं, राजकुमार पाशी हैं जो लखनऊ के पास गांव में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो गांव में रहकर लेखन करते हैं और उसके जरिए अपने समय के साहित्य और समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। या ऐसे ही सुरेश कांटक जैसे लेखक हैं जो गांव में रहते हैं और गांव के समाज, गांव के किसान को, गांव के मजदूर को, जो खेतों में मजदूर काम करते हैं, उनकी महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, या जो राजनीति हलचलें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा आखिरी में मैं इस बात की चर्चा करके बात समाप्त करूंगा कि इस पूरे दौर को, साहित्य को समझने में हमारे कुछ लेखक बहुत मदद करते हैं। और उन आलोचकों में मैं रामलीला शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही, मलयज, नगेंद्र, देवी शंकर अवस्थी, इंद्रनाथ मदान, गंगा प्रसाद विमल, नेमीचंद जैन, प्रोफेसर मैनेजर पांडे, निर्मला जैन, नंद किशोर नवल, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, जबरीमल पारक, या ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो एक तरह से
जो ये आलोचक जो हैं, इन लेखकों की रचनाओं के जरिए अपने समय को, अपने समय के समाज को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ सवाल मेरे सामने थे जिन लेखकों ने एक तरह से आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माण किया, इस साहित्य को समझने की कोशिश की। ओके, अगर इन लेखकों को हम लोग अगर एक अगर मापदंड या कसौटी पर कहें, कसने की कोशिश करें, या जिनका कंट्रीब्यूशन टर्निंग पॉइंट रहा, तो उसको आप किस दृष्टि से देखेंगे या कैसे हम आगेंगे? या उनका कंट्रीब्यूशन एकदम नया था, नए तरह से उन्होंने मतलब लीक से हटकर काम करना शुरू किया और अपने स्थान बनाया? देखिए, आपका जो मुझे लगता है बार बार कि ये साहित्य का जो सारा मामला है, स्वाधीनता के बाद लोगों ने, जैसे राष्ट्र मुक्ति का सवाल आज़ादी के पहले का सवाल था, तो स्वाधीनता के बाद का जो साहित्य रहा है वो नए भारत को समझने का रहा है कि नए भारत का कैसे निर्माण हो रहा है वो, या फिर उसमें कैसे उसका विकास हो रहा है, उसके अंदर क्या मतलब कमजोरियां हैं। और लोग कहते हैं कि नेहरू के जाने के बाद धीरे धीरे ये चीज़ मतलब सामने आती गई, जो एक नेहरूियन जो फेज़ था वो समाप्त होता है, और 1967 का जो मतलब मूवमेंट था नक्सलवाद का, या फिर उसके बाद जिस तरीके से 75 में इमरजेंसी का, या एक अलग तरह का दिखाई पड़ता है। तो मेरा कहना है कि लेखकों ने एक तरह से इस समय के साहित्य को समझने के लिए कोई बहुत बड़ा नया मानदंड नहीं बनाया है, बल्कि जो मार्क्सवादी जो सौंदर्य शास्त्र है, रामलीला शर्मा हो या नामवर सिंह हो या फिर मैनेजर पांडे हो, इन लोगों ने उसके आधार पर इस नए साहित्य को समझने की कोशिश की, और उसका जो एक तरह से अर्थवत्ता थी उसको एक तरह से निकालने की कोशिश की। लेकिन उसके ठीक समानांतर जो दूसरी धारा थी, जिसमें डॉक्टर नगेंद्र थे या कृष्णदत्त पालीवाल हैं, तो उन्हें किन धारा में रखा जाता है? तो वो कहते थे कि पारंपरिक जो चिंतन धारा थी भारतीय साहित्य को समझने की, जैसे भारतीय काव्यशास्त्र है जिसमें रीति सिद्धांत है, या फिर जिसमें रस सिद्धांत है, तो वो दूसरी धारा थी, वो रस सिद्धांत के आधार पर भारतीय साहित्य को या नए साहित्य को समझने की कोशिश करती रही। तो अगर आधुनिक कालीन हिंदी को हम लोग देखने की कोशिश करें, तो एक तो मार्क्सवादी सोच के या मार्क्सवादी नजरिए से देखते हैं, और इस तरह से और कौन कौन से? देखिए, शुरू में तो ये पारंपरिक धारा रही, खासकर 70 तक का जो हमारा साहित्य रहा, और दूसरी मार्क्सवादी धारा रही। लेकिन 70 तक आते आते जब नक्सलवाद जैसे घटनाएं घटी, तो इतिहास में एक सबल्टन चेतना या धारा कहते हैं, जिसके प्रवर्तक रंजीत गुहा जैसे लेखक हैं, इतिहासकार हैं, तो उन्होंने उस सबल्टन निगाह से एक तरह से पूरे समाज को समझने की कोशिश की, इतिहास को। हिंदी में उस तरह का प्रयास थोड़ा सा बाद में शुरू, 90 के बाद शुरू हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जो तीसरी धारा है वह सबल्टन धारा है, जिसमें मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे चंद्रगुप्त वेदालंकर हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने किताब लिखा हिंदी साहित्य का सही इतिहास, और उसमें उन्होंने इस मतलब आम जन के नज़रिए से साहित्य को समझने की कोशिश की कि उनका पक्ष क्या है उस पूरे साहित्य में। या फिर एक महिला लेखिका हैं, अब तो खैर नहीं रही, सुमन राजे हैं, उनका एक इतिहास छपा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो इस हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के जरिए भी सुमन राजे ने एक तरह से जो साहित्य में स्त्री लेखन की जो अनुपस्थिति थी उसको समझने की कोशिश की, जिसकी तरह महादेवी वर्मा बार बार इशारा करती थी कि स्त्री का जो वजूद है वो कैसे मतलब रहेगा, स्त्री को उसके लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। और वो बार बार कहते हैं कि पितृसत्ता, उसमें विवाह की वो बहुत मतलब आलोचना करती थी कि ये जो आलोचना का अर्थ यह था कि इसके अंदर जो बहुत सारी जो विसंगतियां हैं उसको भी दूर करने की जरूरत है। तो दूसरा आप कह सकते हैं कि उसके समानांतर मतलब ये जो सबल्टन पक्ष था जिसमें स्त्रियों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन एक और जो तीसरा जो आप चौथा मानदंड कह सकते हैं कि जो दलित लेखक थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो एक तरह से लेखन है वह न तो पारंपरिक चिंतन पद्धति से समझा जा सकता है, न मार्क्सवाद के आधार पर समझा जा सकता है, और न सबल्टन को भी बहुत महत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि दलित साहित्य के केंद्र में चूंकि जाति का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, तो बिना उस वर्ण और जाति के सवाल को रखे जोड़े आप उस साहित्य को नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए वो बार बार कुछ लेखक इस बात की चर्चा बहुत मतलब ताकतवर तरीके से करते हैं कि दलित साहित्य वही होता है जिसमें एक तरह से वर्ण और जाति को लेकर के आप के खिलाफ मतलब अपना विचार रखें। यद्यपि वर्ण और जाति के खिलाफ पहल तो
बुद्ध के ज़माने से होते रही है। अशोक घोष ने वज्र सूची में काफ़ी इसकी चर्चा की है। लेकिन इन लेखकों ने बहुत ताकतवर तरीके से इस सवाल को उठाया, इस पर बातचीत की, इसको आगे लेकर के गए। तो ये चार धाराओं के बीच में मतलब हिंदी साहित्य को मतलब अगर कोई एक बैलेंस नज़रिया से अगर देखना चाहे तो चारों को समझने की जरूरत है, तब अपना एक हाँ बिल्कुल। आप पारंपरिक चिंतन धारा जो है, फिर मार्क्सवादी जो धारा है, फिर सबल्टन जो धारा है, और फिर दलित जो दृष्टि, जिसको दलित दृष्टि कहते हैं वे, अब तो एक नई धारा भी आ रही है जिसकी चर्चा लोग आदिवासी दृष्टि के रूप में करने लगे हैं कि आदिवासी समाज अभी धीरे धीरे आ रहा है। जैसे एक हरिराम मीना है जिन्होंने धूनी तापे तीर करके उपन्यास लिखा, आदिवासी संघर्ष में लिखा। एक टीवी कटिमनी है जो बहुत अच्छा मतलब इस तरह का आलोचनात्मक लेखन कर रहे हैं। इसी तरह से एक लेखक हैं पीटर पॉल एक का है, उनका जंगल के गीत बहुत चर्चित नोवेल है, रांची में रहते हैं। इन्होंने बिरसा मुंडा के पूरे या कर्मा भगत का जो कंट्रीब्यूशन था स्वाधीनता आंदोलन में, उसको लेकर के काम किया। लेकिन जो सबसे जो खास बात दिखाई पड़ती है कि इन लोग का कि ये मानते हैं कि आदिवासी भारत बिल्कुल अलग है। मतलब अब ये एक बहुत मतलब अलग से विचार करने की जरूरत है कि अगर साहित्य में वो सवाल आता है तो उसको कैसे देखेंगे। जैसे एक कवित्री हैं निर्मला पुतुल, जिनकी चर्चा होती है बार बार, हिंदी में भी होती है। निर्मला पुतुल बार बार इस बात की चर्चा करती हैं कि जो भी विकास हुआ वो किसके लिए विकास किया गया। वो कहती है कि डैम किसके लिए बना रही है सरकार, ये सड़कें किसके लिए बना रही है हमारे लिए। हमें तो सड़क की जरूरत नहीं है, हमें बांध की जरूरत नहीं है, हमें पानी तो मिल जाता है, हमें चलने के लिए रास्ता हम बना लेते हैं, फिर किसके लिए मतलब ये सारी व्यवस्था हो रही है। तो कहती है कि विकास जो हो रहा है हमारा नहीं बल्कि मतलब मुख्य धारा के समाज का विकास हो रहा है, उनको ही हमारी व्यवस्था विकसित कर रही है। और इसका मतलब यह हुआ कि जब हम आलोचना करेंगे, उनके मूल्यांकन करेंगे, तो फिर हमारे मानदंड बिल्कुल अलग होने चाहिए। आप गौर करेंगे कि पूरा जो हमारा एक तरह से मतलब भारतीय समाज को समझने का जो मतलब आधार रहा है, इस बात की चर्चा बार बार होती है कि जो समाजशास्त्री हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, भारतीय समाज को समझने के लिए 3 टूल्स पर बहुत जोर देते हैं। एक गांव पर, एक जाति पर, और तीसरा जनजाति पर। वो कहते हैं कि भारत को मतलब समझना है तो ये 3 चीज, भारत के गांव को समझिए, भारत की जाति व्यवस्था को समझिए, और यहाँ के जनजाति को समझिए। मतलब भारत को 3 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। अब ये है कि साहित्यकार ऐसे नहीं देखते हैं। साहित्यकार भारत को एक तरह समन्वित भारत के रूप में देखते हैं। वो एक व्यक्ति के दुख, तकलीफ और पीड़ा का बयान करते हैं, और इसीलिए हमेशा साहित्य के मूल्यांकन के जो मानदंड होंगे वो कहीं ना कहीं उसी मतलब प्रक्रिया से विकसित होंगे। हो सकता है उसमें मतलब हमारे कई बार पुराने मानदंड हमारी बहुत मदद नहीं करते हैं, क्योंकि स्त्री का दुख भी दुख है, और उसी तरह से मतलब और उसके दुख को आप काव्यशास्त्र के आधार पर नहीं आप देख सकते हैं। हाँ, मन के जो मनोविकार जो है वहाँ पर थोड़ी सी मदद करते हैं, लेकिन वो आपकी बहुत मदद नहीं करता है। और इसलिए स्त्री लेखन भी बार बार इस बात की चर्चा करता है कि कहीं ना कहीं मतलब अगर स्त्री लेखन को समझना है तो स्त्री दृष्टि की भी जरूरत है। क्योंकि वह पक्ष नहीं दिखाई पड़ता है। और सुमन राजे तो हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास लिखती हैं, उस इतिहास पे इसी चीज़ पर बार बार जोर देती है, इस पर बार बार फोकस करती है कि स्त्री दृष्टि क्या होती है। मतलब कहती है कि मतलब हमारा पक्ष होता है, और इसीलिए कहती है कि अब तक का जो इतिहास लिखा गया है उसमें मुश्किल से कहती है आदिकाल में एक मध्यकाल आदिकाल में एक मीराबाई की चर्चा होती है, आधुनिक काल में सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेव वर्मा है, और इधर आकर के स्वाधीनता के बाद वो कहती है कि 6-7 लेखिकाएं हैं। तो कुल उन्हें कहा गिन करके आप कह सकते हैं कि कृष्णा सोपती को भी ले सकते हैं आप, मनु भंडारी हो गई, या फिर इधर अनामिका हो गई, या कृष्णा अग्निहोत्री हैं, या फिर इसी तरह से मृदुला गर्ग हैं। तो ये मतलब आदि स्वाधीनता के बाद मतलब जो स्त्री लेखन है मतलब उसमें 7-8 नाम दिखाई पड़ते हैं, 10-12, लेकिन 90 के बाद उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। अच्छा। लेकिन आप अगर 1857 से 1947 के बीच के स्त्री लेखक को इतिहास में ढूंढेंगे तो आपको एक महादेवी वर्मा का नाम दिखाई पड़ेगा मुख्य धारा के इतिहास में, और दूसरा आपको सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिखाई पड़ेगा। और 1857 के पहले तो शायद एक ही नाम दिखाई पड़ता है, मीराबाई का दिखाई पड़ता है। लेकिन जब आप सुमन राजे के इतिहास को पढ़ेंगे तो अनगिनत इतने नाम देती है अपने इतिहास में। मुझे बहुत सारे नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे नाम देती हैं। ये स्त्री लेखिकाएं हैं, लेकिन उन पर अलग से काम नहीं हुआ, बल्कि वो उनका काम
प्रारंभिक दौर का काम है, उस पर अभी आगे और मतलब इतिहासकारों को या समाज चिंतकों को काम करने की ज़रूरत है। और बहुत बहुत बड़ा काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है वो एक तरह से। तो आज के छात्रों में खास करके देखते हैं, जब उन्हें अगर पढ़ना हो, समझना हो, तो क्या पहले वो निर्धारित करें हमें किस चीज़ पे पढ़ना है, उसके बाद वो लेखक को पढ़ें? नहीं, देखिए, छात्र के लिए तो सबसे बड़ा होता है कि उनका एक पाठ्यक्रम होता है, उनको पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ना होता है। लेकिन हम लोग इस बात की चर्चा बार बार करते हैं कि सिर्फ आप अगर सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो कभी भी आपको हिंदी साहित्य की समझ ठीक ठाक नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम हिंदी में जो 3-4 पत्रिकाएं निकलती हैं उसको जरूर पढ़ें। जैसे मान लीजिए कि कुछ पत्रिकाओं की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि आजकल एक पत्रिका निकलती है प्रकाशन विभाग की, तो यह पत्रिका में हर तरह के लोग छपते हैं, मिस्त्री लेखन भी छपता है, दलित लेखन भी छपता है, मार्क्सवादी लेखक भी छपते हैं। तो यह बहुत सस्ती पत्रिका है, आजकल 10 रुपए में मिलती है। क्या नाम है? आजकल। अच्छा, आजकल ये बहुत सस्ती पर बहुत अच्छी पत्रिका है। दूसरा, नया ज्ञानोदय पढ़ा जा सकता है, नया ज्ञानोदय, वो भी भारतीय ज्ञानपीठ से छपती है पत्रिका। और तीसरा, आप कह सकते हैं कि कुछ जो संस्थाएं हैं पत्रिकाएं निकाल रही है, जैसे आलोचना पत्रिका निकलती है, या एक तद्भव पत्रिका निकलती है लखनऊ से, या इसी तरह से भोपाल से साक्षात्कार पत्रिका निकलती है। तो ये कुछ पत्रिकाएं हैं, या हंस पत्रिका है जो राजेंद्र यादव जी के संपादक थे, फिर एक कथा देश पत्रिका है। तो ये कुछ पत्रिकाएं हैं जो कम से कम हम लोग सलाह देते हैं, कम से कम 1-2 पत्रिकाएं लड़के जरूर पढ़ें। ओके, तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आप पाठ्यक्रम के पुस्तकें तो पढ़ें ही, साथ में जो जिन पत्रिकाओं का डॉक्टर चौबे अभी बता रहे थे, एक बार मैं फिर से उसको बता दूं। आजकल, नया ज्ञानोदय, आलोचना, तद्भव, साक्षात्कार, हंस और कथादेश, अगर इन पत्रिकाओं को पढ़ते रहते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपका दृष्टिकोण होगा, उसका दृष्टिकोण का विस्तार और व्यापकता मिलेगी और आपको हिंदी साहित्य समझने में लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ आज के व्याख्यान को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर देवेंद्र चौबे को बहुत बहुत धन्यवाद। जी।